अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। देखते हैं कि किस तरह से हार्मोन जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह से जो मैसेज है वो हार्मोन एक सेल से दूसरे सेल तक डिलीवर करते हैं, किस तरह से अपना जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक सेल से लेकर दूसरे सेल को पहुंचाते हैं। हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करने वाले जो सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी कि इनका अपना कोई एक रास्ता नहीं होता, अपनी कोई इनकी स्पेसिफिक ट्यूब नहीं होती जिसके थ्रू ये जो अपनी सिक्रीशन है, अपने जो प्रोडक्ट है, हार्मोन्स हैं, उन्हें किसी दूसरे सेल तक पहुंचा दे। तो ये क्या करते हैं, सिक्रेटिंग सेल, ये एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट होता है, हार्मोन्स होते हैं, उन्हें डायरेक्टली कहाँ पर, ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। अब वो ब्लड के थ्रू क्या करता है, वो ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल और हर पार्ट तक पहुंचता है। अब ब्लड जो है वो तो हर सेल के, बॉडी के हर सेल और हर पार्ट तक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हार्मोन जो होते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं और किसी और सेल के ऊपर इफेक्ट नहीं शो करे। अगर हम लोग एग्जांपल ले लें इंसुलिन की, इंसुलिन जो है वो जाके सिर्फ लिवर और मसल सेल्स के ऊपर एक्ट क्यों करता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि इंसुलिन जो है वो इंसुलिन तो पूरे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है ना, तो इंसुलिन तो हर बॉडी पार्ट के पास जा रहा है, तो वो जो आइस के सेल्स होते हैं, रेटिना, उसके ऊपर अपना इफेक्ट क्यों नहीं शो कर रहा होता है? इसकी वजह ये होती है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। एक्चुअल में वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते, जिस सेल के ऊपर उनका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो सिर्फ उसी के साथ जाके बाइंड करेंगे और किसी के साथ जाके बाइंड नहीं करेंगे। ये जो है हमारे पास सेल नंबर 1 है और ये हमारे पास सेल नंबर 2 है। सेल नंबर 1 के ऊपर हार्मोन ने अपना कोई इफेक्ट शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिसेप्टर्स थे वो उसके लिए, हार्मोन के लिए नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर जो इस टाइप के सेल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है नॉन टारगेट सेल, जिसके ऊपर वो अपना इफेक्ट शो नहीं करते। यहाँ पर जो सेल के पास रिसेप्टर थे उन रिसेप्टर के साथ आके हार्मोन नहीं बाइंड कर सकता था। जबकि नंबर 2 को देखें तो नंबर 2 जो है वो हमारे पास टारगेट सेल है। टारगेट सेल इन्हें इसलिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर है, उन्हीं के साथ जो आके क्या करे, हार्मोन बाइंड कर रहा है। अब यही मोड ऑफ एक्शन होता है कि जहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वहीं पर जाके हार्मोन जो है वो बाइंड करेंगे। अब ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन सब को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, मोड ऑफ एक्शन की बेस पर जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, या ये कह लें कि केमिकल नेचर की वजह से किस तरह के हार्मोन जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। इस वजह से हार्मोन्स को दो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास हाइड्रोफिलिक हार्मोन। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का वर्ड यूज़ होता है लविंग के लिए, और हाइड्रो मीन वाटर लविंग। ये हार्मोन जो होते हैं ये पोलर नेचर के होते हैं और इन्हीं के लिए वर्ड यूज़ होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन, क्योंकि ये वाटर लविंग होते हैं। ये बहुत इजीली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। जबकि दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है लिपोफिलिक हार्मोन, और ये नॉन पोलर होते हैं। लिपोफिलिक हार्मोन यानी कि ये लिपिड लविंग हार्मोन होते हैं, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है तो इजीली क्या हो जाएंगे, लिपिड के अंदर डिसॉल्व होंगे और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अगर हम लोग देखें एग्जांपल की वाटर सॉल्युबल हार्मोन की कौन कौन सी एग्जांपल हैं, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं ऑल प्रोटीन नेचर हार्मोन। जितने भी प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। उसके अलावा कैटाकोलामाइन जैसे कि एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, ये भी हमारे पास वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, बहुत इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके साथ साथ पैराथायरॉयड हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एनएलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी क्या है, हमारे पास वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। अगर हम लोग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करें, एग्जाम्पल देखें, तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, T3, T4। उसके अलावा जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे क्या हैं, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। डेफिनेटली स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, वो हमें मिलते हैं कोलेस्ट्रॉल से। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड की ही क्लास है, लिपिड मॉलिक्यूल है। तो इस वजह से क्या होगा, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वहाँ पर हम लोगों ने कहा था
कि हार्मोन जो होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। उसमें से हम लोगों ने एक क्लास को डिस्कस किया था अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि अमाइनो एसिड की इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन से हमें मिलते हैं। जैसे कि थायराइड ग्लैंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथिरोनिन हार्मोन को। ये हमें किस तरह से ड्राइव होते हैं, जब भी टायरोसिन अमाइनो एसिड की इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होती है तो उसके रिजल्ट में हमें थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथिरोनिन मिलते। अब थायरोक्सिन का ही दूसरा नाम जो है वो है हमारे पास T4। थायरॉक्सिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं T4। और जो ट्राई आइडोथिरोनिन है इसी को हम लोग कहते हैं T3, क्योंकि इसके अंदर 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। और आप लोगों का यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो भी अमाइनो एसिड मिलकर ही आगे क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो डेफिनेटली इनकी नेचर भी प्रोटीन होनी चाहिए, और ये प्रोटीन नेचर होने की वजह से क्या होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल होने चाहिए। तो मेरी बात ज़रा गौर से सुने। ज़रूरी नहीं होता कि हर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जो हार्मोन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल ही हों और वो प्रोटीन नेचर के ही हों। यहाँ पर ये जो हार्मोन हैं T3 और T4 यानी कि थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथिरोनिन, ये क्या होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके साथ जब ये बनते हैं तो इनके साथ आयोडीन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। T3 के साथ T3 के साथ 3 आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, जबकि T4 के साथ 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। इसी वजह से ये क्या होते हैं, ये इन्हें लिपिड सॉल्युबल बना देते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, लिपिड की मेम्ब्रेन को बहुत इजीली क्रॉस कर लेते हैं, और इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। तो अब याद रखिएगा, जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है जैसे कि थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोथिरोनिन, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ना कि वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, पोलर होते हैं। पोलर नेचर होने की वजह से ये कभी भी लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्रॉस नहीं कर पाते। लिपिड की मेम्ब्रेन क्रॉस ना करने की वजह से इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ये क्या करें, लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो ये अपना मैसेज जो है वो अंदर सेल के अंदर किस तरह से पहुँचाए। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं इन्होंने जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होता है। रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तो आगे मैसेज जो है वो पहुंचाएंगे। अब जब ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहे लिपिड की मेम्ब्रेन को, तो किस तरह से अपना मैसेज जो है अंदर पहुंचाएंगे। याद रखिएगा, ये जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमेशा सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर कभी भी इंट्रासेलुलर नहीं होते, वो हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर होने का मतलब ये है कि वो हमेशा सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं या सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कभी भी वो इंट्रा सेलुलर नहीं होंगे, कभी भी वो सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर के साथ आके क्या होता है, हार्मोन बाइंड करता है। जैसे ही रिसेप्टर के साथ आके हार्मोन बाइंड करता है तो यहाँ पर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स के बनने के साथ ही सेल मेम्ब्रेन के साथ ही एक एसोसिएटेड होती है प्रोटीन जिसे बोलते हैं जी प्रोटीन। अब ये जी प्रोटीन इस कॉम्प्लेक्स के बनने के साथ ही एक्टिवेट हो जाती। अब जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो वो क्या करेगी, इस जी प्रोटीन का एक अल्फा सब यूनिट जो होता है वो जाके सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही एक इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है एडिनाइल साइक्लेज इंजाइम। ये जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट होता है वो एडिनाइल साइक्लेज इंजाइम के साथ जाके बाइंड करता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। हमें किस तरह से पता चला कि ये इंजाइम है, देखिए जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ASE आता है तो वो इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास क्या है, ये इंजाइम है। तो ये इंजाइम जो है एडिनाइल साइक्लेज इंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के साथ ही ये बहुत सारी चेंजेस लेकर आता है। ये क्या करता है, सबसे पहले ये कन्वर्ट कर देता है सेल के अंदर जो ATP प्रेजेंट होते हैं उन्हें AMP में, यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर।
अब ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, ये CMP ये वर्क कर रहा होता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, यानी कि ये सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करता है। फर्स्ट मैसेंजर कौन सा होता है या जिसे प्राइमरी मैसेंजर कहा जाता है, वो वाला हार्मोन होता है जो कि सरफेस के साथ जाके बाइंड करता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर या फिर फर्स्ट मैसेंजर। ये मैसेज लेकर आता है, लेकिन इसकी प्रोटीन नेचर होने की वजह से, वाटर सॉल्युबल नेचर होने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। तो डेफिनेटली इसने क्या करना है, इसने अपना मैसेज जो है वो अंदर डिलीवर करना है। अब ये मैसेज जो डिलीवर करता है वो किसके थ्रू करता है, वो इस सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू करता है। अब सेकेंडरी मैसेंजर जो है दरअसल आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो प्राइमरी मैसेंजर होता है उसका एक छोड़ा हुआ सेल के अंदर छोड़ा हुआ बंदा होता है। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर ही आगे से जो भी चेंजेस लानी है सेल के अंदर वो ये लेकर आता है। अब ये CMP क्या करेगा, यहाँ पर याद रखिएगा ये जो एडिनाइल साइक्लेज होता है ना, वो जब ATP को कन्वर्ट करता है इसके अंदर CAMP के अंदर, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, तो ये यहाँ पर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। देखिए ट्राईफॉस्फेट है ना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। जब वो ट्राईफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है मोनोफॉस्फेट के अंदर तो हमें क्या मिलेंगे, साथ में 2 ऑर्गेनिक फॉस्फेट भी मिलेंगे। अब CMP क्या करता है, CMP सेल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो होता है काइनेज। किस तरह से पता चला है, ASC आ रहा है तो ये क्या है हमारे पास, ये एक एंजाइम है। वो जाके CAMP इस प्रोटीन काइनेज के साथ जाके बाइंड करता है, इस प्रोटीन काइनेज को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। अब आगे से जो काम होता है वो प्रोटीन काइनेज का स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, बहुत सारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को सेल्स के अंदर जनरेट करवाएगा। ये बहुत सारे इंजाइम को एक्टिवेट कर देगा और इस तरह से बायोकेमिकल चेंजेस लेकर आएगा सेल के अंदर। लेट्स सपोज अगर हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास प्राइमरी मैसेंजर था ये इंसुलिन है। अब इंसुलिन मैसेज जो लेकर आता है वो किस चीज़ के लेकर आता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, तो वो ये मैसेज लेकर आएगा लीवर सेल्स के पास, एडिपोज टिश्यू के पास या मसल सेल्स के पास कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको स्टोर करना शुरू कर दो, उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करो। अब इंसुलिन जो है वो खुद अंदर नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा, वो सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लिवर सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जाके बाइंड करेगा। उनकी बाइंडिंग के साथ ही यहाँ पर हार्मोन और जो रिसेप्टर होता है वो कॉम्प्लेक्स बनता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के साथ ही G प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी। G प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट जो है वो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेगा, उसको एक्टिवेट कर देगा। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, ATP को कन्वर्ट कर देगा CAMP के अंदर और वहाँ से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज़ करेगा। अब CAMP क्या करता है, वो वर्क करेगा एज अ सेकेंडरी मैसेंजर और वो जाके आगे से क्या कर देगा, वो एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, अंदर से ऐसे एंजाइम जनरेट करवाएगा, बहुत सारे आयन चैनल्स को ओपन कर देगा जिससे जो ग्लूकोज है वो ब्लड से सेल के अंदर आने लग जाए, लिवर सेल्स के अंदर आने लग जाए, मसल सेल्स के अंदर आने लग जाए। उसके अलावा वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा जिससे क्या करेंगे, वो सेल, लिवर सेल, मसल सेल, वो क्या करेंगे, वो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना लग जाएंगे ग्लाइकोजन के अंदर और फिर ग्लाइकोजन को वो अपने अंदर स्टोर करेंगे। तो ये सारे का सारा मैकेनिज्म होता है। इस तरह से जो भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनका मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है, वो कभी भी अकेले परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उन्हें हमेशा वाटर सॉल्युबल हार्मोन को हमेशा एक सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमेशा खुद सरफेस पर रहते हैं, खुद बाहर का काम संभाला हुआ होता है उन हार्मोन ने, और अंदर जो होता है वो अपना एक आदमी छोड़ा होता है जिसे बोला जाता है सेकेंडरी मैसेंजर। वो आगे से सारे का सारा काम पर कर रहा होता है और इस तरह से ये अपना एक्शन शो करते हैं वाटर सॉल्युबल। याद रखिएगा वाटर सॉल्युबल हार्मोन को हमेशा हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत होती है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं इनका मोड ऑफ एक्शन टोटली डिफरेंट होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन से, क्योंकि ये लिपोफिलिक होते हैं, यानी कि लिपिड लविंग हार्मोन होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इसीलिए ये बहुत इजीली
क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की नेचर भी जो होती है वो लिपिड नेचर होती हैं, ये भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, इसीलिए बहुत ईजीली क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। इसी वजह से इन्हें किसी भी सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह के हम लोगों ने देखा था वहाँ पर वाटर सॉल्युबल हार्मोन के केस में, कि वहाँ पर जो होते प्रोटीन नेचर हार्मोन है वो अंदर नहीं जा पाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, इसी वजह से उन्हें सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत होती है। जबकि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं उन्हें किसी भी टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत ईजीली क्या करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। अब इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो जगह पर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर जो होते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के, वो हमेशा इंट्रासेलुलर होते हैं, यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। अब वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, या तो हो सकता है कि रिसेप्टर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे कि हमें ये केस देखने को मिलता है स्टीरॉयड हार्मोन, जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि दूसरा केस जो होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर भी रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग थायरॉक्सिन के केस में देखने को मिलता है। दो जगहें होती हमेशा इंट्रासेलुलर ही है, यानी कि सेल के अंदर ही रिसेप्टर्स होंगे, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे या फिर न्यूक्लियस के अंदर होंगे। अब इस सारे मैकेनिज्म को देखते हैं कि किस तरह से लिपिड सॉल्युबल जो है वो अपना एक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, इसका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो सेल के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। स्टीरॉयड है, लिपिड नेचर के हैं, बहुत इजीली क्या करेंगे, सेल को क्रॉस कर लेंगे, और सेल को क्रॉस करने के साथ ही रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, ये सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और न्यूक्लियस के अंदर जाके जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के साथ जाके ये बाइंड कर जाता है, यानी कि ये अपना इफ़ेक्ट जो है ये डीएनए के ऊपर शो करता है। ये डीएनए को, ये जो हार्मोन कॉम्प्लेक्स होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, ये डीएनए के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस शो करता है, उसको अपना इफ़ेक्ट जो है वो डीएनए के ऊपर शो करेगा। जो भी मैसेज या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन जो है वो हार्मोन लेकर आएगा, उसके अकॉर्डिंग डीएनए क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग ही डीएनए एमआरएनए की सिंथेसिस करेंगे। अब जो एमआरएनए है ये बिल्कुल वैसा ही सिंथेसाइज हुआ है जैसा कि डीएनए को, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिली थी, जैसे इंस्ट्रक्शन डीएनए को मिली थी। और इंस्ट्रक्शन कौन लेकर आया था, इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये लेकर आया था, हार्मोन लेकर आया था। अब ये एमआरएनए जो है वो क्रॉस करके कहाँ पर आएगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, और साइटोप्लाज्म में ये एमआरएनए जाके बाइंड करेगा किसके साथ, राइबोसोम के साथ, और वहाँ से सिंथेसिस होगी प्रोटीन की। और ये वाली जो प्रोटीन है ये सेल के ऊपर अपना रिस्पॉन्स जनरेट करें, और ये सेल के अंदर क्या करेगी, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएगी प्रोटीन को। तो इस तरह से ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन के केस में हमें किसी भी टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि क्या हुआ कि जो हार्मोन था वो जाके डायरेक्टली बाइंड हुआ किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, और फिर वो जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स था वो जाके बाइंड हुआ डीएनए के साथ। और इन्होंने क्या कर लिया, जाके डीएनए को हाईजैक कर लिया, यानी कि डीएनए को इंफॉर्मेशन सेंड की कि, और डीएनए ने आगे से क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए ने आगे से क्या बनाया, प्रोटीन बनाई, और उस प्रोटीन ने जाके क्या किया, अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो इस तरह से ये काम होता है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमेशा सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्यों सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन होते हैं वो लिपिड बाय लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो हमेशा हमें मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट मिलेंगे। जबकि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो हमेशा इंट्रासेलुलर होते हैं, यानी कि हमें सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर कहाँ पर होंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। दो ही पोजीशन होगी, या तो साइटोप्लाज्म होगा या फिर कहाँ पर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। और जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं यहाँ पर हमें एक सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत होती है। सेकेंडरी मैसेंजर की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि जो हार्मोन होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते तो वो अपना मैसेज जो है वो अंदर डिलीवर नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें एक अपने हेल्पर की
एक अपने सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है वो क्या होता है, साइक्लिक AMP होते हैं। जबकि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ पर किसी भी टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके किसके साथ बाइंड करते हैं, DNA के साथ बाइंड करते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर RNA की सिंथेसिस करवाओ। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से DNA mRNA को बनाता है और फिर ये mRNA क्या करता है, ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, वहाँ पर राइबोसोम के साथ जाके बाइंड करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हार्मोन लेकर आते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ये प्रोटीन कोई एंजाइम्स भी हो सकते हैं या दूसरी प्रोटीन्स भी हो सकती हैं और ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, ये आगे से सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएंगी। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का जो पूरे का पूरा मोड ऑफ एक्शन होता है वो टाइम टेकिंग होता है। देखिए सबसे पहले DNA से RNA बनेगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर RNA से आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो उसमें भी टाइम लगेगा, और फिर वो जो प्रोटीन होगी उसकी मॉडिफिकेशन होगी, उसमें भी टाइम लगेगा, और फिर मॉडिफिकेशन के बाद ही प्रोटीन जो है वो अपना काम शुरू करेगी। तो इस सब में क्या होता है, ये इन सब में टाइम लगता है। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो टाइम टेकिंग होता है, जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन में इस तरह का कोई वो सीन नहीं होता। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके अपना मैसेज जो है वो एडिनल साइक्लेस के पास जाता है। एडिनल साइक्लेस आगे से क्या करेगा, ATP को कन्वर्ट कर देगा किस में, CMP में। CMP आगे से क्या करेगा, इनएक्टिव फॉर्म के में जो प्रोटीन काइनेज प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उसको एक्टिव फॉर्म में ले आएगा, और ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, ये एक सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करवा देगा। यहाँ पर कोई DNA के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर DNA आगे RNA बनाए, RNA से प्रोटीन बनाए, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन का वो बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स होता है, बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स होता है। बस यही दोनों के अंदर डिफरेंस है। वहाँ पर लिपिड सॉल्युबल में सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती, वाटर सॉल्युबल के केस में सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत होती है। तो बस ये था आज का लेसन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये यूज़फुल है लेक्चर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।